नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की क्लास है वो पर डे हो रही है और हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है हिस्ट्री की, हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले जो है वो 4 अध्याय को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ लिया है, यानी कि 4 अध्याय के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा 5वां अध्याय, यानी कि जो एनसीईआरटी के ऊपर जो हमारा 5वां अध्याय है, हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि अध्याय 5वां, अध्याय 5वां अध्याय हम 5वें के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारा अध्याय 5वां है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। उसमें हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समय अध्याय का जो नाम है वो क्या देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और कब्रें यानी कि हमें पूरा जो नाम देखने को मिलता है वो हमें क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। यानी कि आज का जो हमारा अध्याय है वो हमारा बेसिकली प्राचीन प्राचीन भारत में पाए जाने वाले जो किताब थे, यानी कि जो पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं उनके ऊपर है। और जो प्राचीन काल के जो लोग थे उनको दफनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो उनकी कब्र है, हम उनके ऊपर बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो है हम इनाम गांव के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जहां से हमें एक विशेष जो है वो कब्र प्राप्त हुए हैं, तो हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और हम महापाषाण काल के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो महापाषाण काल था, जहाँ पे हमें महापाषाण काल एक रक्षा प्राचीर के रूप में देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि हम इनाम गांव के ऊपर भी चर्चा करेंगे और महापाषाण काल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले की जो क्लास हुई है, अगर हमारी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का जो है वो लाभ हो सके, ताकि हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो सभी को जो है वो इसका लाभ हो सके। तो हमारी रात को जो है वो क्लास होती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो इसका शेड्यूल है वो आपको पर डे मिलता रहेगा कि हमारी क्लब क्लास होने वाली है, कहाँ होने वाली है, तो आपको इसके बारे में जो है वह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय का जो हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है, उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखेंगे जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमें पहला पॉइंट का नाम देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी कि दुनिया की जो प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है, हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथ, दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथ में से जो एक है, यानी कि जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, आज हम देखेंगे कि दुनिया की जो प्राचीनतम ग्रंथ है हमारे भारत में मिली है, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि आपको पता है कि जो दुनिया की हमें प्राचीनतम ग्रंथ देखने को मिली है उनमें हमारे वेद हैं। सबसे पहला जो हमें हमें भारत का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ देखने को मिला है, आपको बता दूं कि भारत में प्राप्त हुई हमें सबसे प्राचीनतम जो वेद पुस्तकें देखने को मिली है वह है हमारे वेद। तो हम वेदों के ऊपर जो है वह चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो आज का इसमें इस पॉइंट में हम वेदों के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। वेदों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि वेदों की संख्या हमें टोटल 4 देखने को मिलती है, तो मैं चारों का आपको जो है वो नाम बता देता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी कि हमें 4 जो है वो वेद देखने को मिलते हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन है वह है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी कि जो सबसे प्राचीनतम वेद है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह ऋग्वेद देखने को मिलता है। इसमें हमें 1024 जो है वो सूक्त देखने को मिले हैं और इसके जो उद्गाता थे उनको हमें होत्री कहा जाता था। यानी कि जो इसके उद्गाता थे, जो इनका उच्चारण करते थे, उनको होत्री कहा जाता था। आप देखेंगे कि हमें इसमें तमाम प्राचीन काल भारत के जो है वो तमाम जो है वो चीजों का जो है वो साक्ष्य इसमें मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि भारत के जो नामकरण है उसका भी हमें साक्ष्य इसमें देखने को मिलता है। जो हिंदुस्तान है उसके बारे में भी, यानी कह सकते हैं कि जो हमें भारत का जो साक्ष्य देखने को मिलता है, भारत की भूमि भारत, तो हमें इसका जो है उल्लेख इसमें ही हमें वेदों में ही देखने को मिलता है। पहली बार हमें वेदों में ही जो है वो भारत का जो है वो नाम का हमें उच्चारण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि हमें भारत की सबसे अगर प्राचीनतम किताबों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो किताब हमें देखने को मिलता है वो हमारा है वेद।
यानी कि जो हमारा वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। उनमें हमें 4 संख्या देखने को मिलती है। तो ऋग्वेद है, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो हमारे ये चारों जो वेद हैं ये सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक, यानी कि सबसे प्राचीनतम भारत की किताबों में से एक ग्रंथ के ऊपर जो है वो लिखे गए हैं। आपको बता दूं कि पहले आपको एक बात और बता दूं, आज के समय में जो हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं अपने भारत के, वो ग्रंथ जो है वो मूल रूप में हमें नहीं देखने को मिलते। यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो लिखावट है वो प्रिंट के द्वारा नहीं हुई थी। इनकी जो लिखावट हुई थी वो ऋषियों ने अपने हाथों से जो है किया गया था। यानी कि यह जो ग्रंथ है वो हस्तलिखित है। इनको पांडुलिपि पे जो है वो हमने जो है कि ये पहली जो हमें यह पांडुलिपि के ऊपर जो है वो लिखी हुई हमें देखने को मिलती है। हालांकि 200 वर्षों बाद आज से लगभग 200 वर्षों बाद जो है वो इनको प्रिंट किया गया, इनको लिखा गया, इनको अनुवादित किया गया। ये हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। जो इनके लेखन की शैली है, भाषा है, वह है संस्कृत। संस्कृत भाषा में जो है वह यह वेद जो है वो लिखे गए हैं और ये हाथों से लिखे गए हैं, ताम्रपत्र पे लिखे गए हैं। जो कि बुर्ज हो, मैंने आपको बताया था कश्मीर में एक बुर्ज हमें वृक्ष देखने को मिलता है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो वृक्ष है उसकी छाल पे या उनकी पत्तों पे जो है एक विशेष तकनीकी के रूप से जो है वो बनाए जाते थे और उनपे जो है वो किताब जो है वो लिखे जाते थे, इनपे मंत्र लिखे जाते थे। ऐसी तमाम जो चीजें थी वो हमें इनपे जो है वो देखने को मिलती है। तो हमने इनके ऊपर जो चर्चा करी, हमने वेद के ऊपर चर्चा करी। तो वेद के ऊपर आप देखेंगे कि जो प्राचीनता हमें पुस्तकें देखने को मिली हैं, जो ग्रंथ हमें देखने को मिले हैं, उनमें जो है वह यह सारी चीजें जो है वह देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आगमन के बाद जो है वो इनकी रचना हुई थी। इनका जो कह सकते हैं कि जो रचना का जो हमें जगह देखने को मिलता है वो पश्चिमी जो पूर्वी पश्चिमी भारत है, वहां पे जो है वो इनकी जो है वह रचना हुई थी। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम आधुनिक बात करें तो आधुनिक जो हमें पंजाब का क्षेत्र देखने को मिलता है, सिंध का क्षेत्र देखने को मिलता है और कह सकते हैं कश्मीर की तराई का जो क्षेत्र है वहां पे जो है ऐसा माना जाता है कि इसकी जो है वह रचना हुई थी। यानी कि इसकी जो रचना है वो इस जगह पर हुई थी, तो ऐसा माना जाता है। ये तो मैंने इन सभी के बारे में आपको एक जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बताने का जो है वह प्रयास किया था। अब हम देखेंगे कि जो हमें संस्कृत भाषा के ऊपर एक महत्वपूर्ण बातें जो है वह देखने को मिलती है। तो यानी कि नोट कर सकते हैं कि जो है हम इसको नोट कर सकते हैं, हम इसको नोट कर सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा हमें देखने को मिला है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है इसकी प्राचीनता हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो यह एक हमें भारत में आप देखेंगे कि ऐसे तमाम जो है वो भाषाओं का प्रयोग होता है। भारत में गुजराती बोली जाती है, असमी बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसे तमाम जो भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती है। उन भाषाओं में अगर एक कह सकते हैं कि भाषा अगर परिवार देखें तो उसमें से कहीं सबसे वरिष्ठ जो है वो हमें संस्कृत देखने को मिलता है। यानी कि संस्कृत के बारे में ऐसा कहा जाता है यह सबसे प्राचीनतम भारत की भाषा है। हालांकि तमिल, आधुनिक शोधों में ऐसा भी पता चला है कि तमिल भी लगभग 5000 साल पुराना जो है वो भारत का भाषा है। यानी कि हम इसके बाद जो है वो तमिल को रख सकते हैं, तमिल को जो है वह रख सकते हैं। यानी कि सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वह संस्कृत मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमें तमाम जो ऐसी चीजें हैं, ग्रंथ है, तमाम जो चीजें हैं वो हमें संस्कृत भाषा में ही लिखी हुई प्राचीन काल की देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि हमें प्राचीन काल में प्राकृत भाषा को देखने को मिलता है। कई जगहों पर ऐसा लिखा जाता है कि ये प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा वो होती थी कि जो आम तौर पे बोले जाने वाली भाषा थी, जो आम लोग बोलते थे, जैसे कि हम और आप आपस में संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसको प्राकृत भाषा के रूप में जाना जाता है कि वह एक प्राकृत भाषा थी। वहां की एक प्राकृत भाषा थी, जिस जगह पर वो भाषा लिखी गई वह वहां की प्राकृत भाषा थी। जैसे कि आप देखते होंगे कि बिहार में बिहारी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो वहां की वो प्राकृत भाषा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहां की प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया भाषा है, यानी कि वहां के लोग जो प्रकृति द्वारा बचपन से बोलते आ रहे हैं, वो वहां की उनकी भाषा होती है। तो इस प्रकार से हमें भाषा के ऊपर जो है वह चर्चा की जाती है। आपको बता दूं कि यूरोप में जो है वो हमें काफी जो भाषाएं हैं वो देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे यूरोप में जो है वो हमें अरबी, उर्दू और कह सकते हैं कि फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच, ऐसे तमाम जो भाषाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि आप देखेंगे ये हमें एशिया में जो है वो सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं वो हमें
देखे देखे जाते हैं, तो हम किस प्रकार से जो है वो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि भारत के अंदर हमें कौन कौन सी भाषा देखने को मिलती है, विश्व में कौन कौन सी भाषा है। अगर विश्व की बात करें तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 से ज्यादा जो है वो भाषाएं हमें देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग ऐसा माना जाता है कि कम से कम 29 से 30 जो भाषाएं हैं वो हमारे भारत में ही बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भाषाओं का जो एक संगम है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे जो है अपनी क्लास को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या बातें जो है वह देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह चर्चा करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इतिहास के अध्ययन में जो है, इतिहास के अध्ययन में अगर हम देखें तो ग्रंथों का जो है वो हम किस प्रकार से जो है वो उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास अध्ययन में जो वेद है वो किस प्रकार से भूमिका जो है वो निभाते हैं। यानी कि इतिहास के अध्ययन में यह किस प्रकार से जो ऋग्वेद है वह कैसे अध्ययन करते हैं। यानी कि ऋग्वेद का जो है वो हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का किस प्रकार से जो है वो अध्ययन करते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद का किस प्रकार से जो है वह अध्ययन करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। तो हम चलिए इसके ऊपर जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी कि ऋग्वेद जो है वो हमारा मुख्य बिंदु इसका होने वाला है। यानी कि इस लाइन का जो है वो मुख्य बिंदु जो है वो हमारा यही होने वाला है। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो ऋग्वेद है उसका जो है वो प्रयोग इतिहासकार किस प्रकार से इसका जो है वो अध्ययन करते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि हमें इतिहास के बारे में ऐसे जानकारी देखने को मिलती है, इसमें जो है हमें भारत की नदियों के बारे में जो है वो पता चलता है। पहला जो पॉइंट है, प्राचीन नदियां। प्राचीन नदियों का जो है वो हमें इनके माध्यम से जो है वो पता चलता है कि भारत में प्राचीन काल में कौन कौन सी नदियां जो है वो प्राप्त हमें देखने को मिल जाती है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो ज्यादा जो हमें नदियां देखने को मिली है, इस ऋग्वेद में जो हमें जिन ज्यादा नदियों का वर्णन देखने को मिलता है वो ब्यास और सतलुज है। ब्यास नदी और सतलुज नदी का जो है वो हमें भारत की प्राचीनतम जो वेद है इसमें जो है इनका वर्णन जो है वह देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि गंगा और यमुना का जो है वो हमें इस कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में जो है वो एक एक बार जो है सिर्फ वर्णन देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि गंगा और यमुना का जो है हमें एक एक बार जो है वो वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जो हमें ब्यास नदी और सतलुज नदी के जो बारे में जो हमें पता चलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक हमें ऋषि देखने को मिलता है जिनका नाम है कह सकते हैं कि विश्वामित्र। इनसे जो है वह इन नदियों से जो है जो विश्वामित्र हैं वह इन नदियों से जो है वो वार्तालाप करते हैं, यानी कि उनसे अपना मार्ग जो है वो मांगते हैं। तो इसका जो एक पूरा जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं। ये काफी ऊंचे जगहों पे जो है यानी कि ऊंची परीक्षाओं में जो है वो पूछी जाती है कि जो विश्वामित्र है इन्होंने किस नदियों से संवाद किया था। यानी कि विश्वामित्र ने व्यास नदी, व्यास और सतलुज से वार्तालाप किया था। जो विश्वामित्र है इन्होंने जो है वो सतलुज नदी से और व्यास नदी से जो है
वो वार्तालाप किया था, इस बात का जो पूरा वर्णन है, लेखा जोखा जो है वो हमें ऋग्वेद में जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। आप देखेंगे अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी की हो और आपने उसका जो है एग्जाम दिया हो तो आपको जो है वो उसमें यह जो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। यानी कि प्राचीन काल के जो कह सकते हैं कि कुछ रसों के बारे में पूछा गया है, सोमरस के बारे में पूछा गया है, तो हमें उसमें जो है वो इनका वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमने बात करी इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि हमने लगभग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमने देख लिया। ऋग्वेद के बारे में हमने देखा, तो अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि हमारे इस क्लास का जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा क्या है, तो हम देखेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। आपको बता दूं, मवेशी वो होते हैं जो जानवरों को हम पालतू पालते हैं, उनको मवेशी कहा जाता है। जो मवेशी जानवर होते हैं उनको हम अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है वो पालते हैं, यानी कि उनसे दूध दूहने के लिए और उनसे तमाम जो चीजें हैं उनसे अभिलाषा होती है, तो हम इनको जो है वो पालते हैं। मवेशी जानवरों को जो है वह पालते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम इनके ऊपर जो है वह इसी प्रकार से जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें यहाँ से जो है मवेशी जानवर के जो है वो वर्णन देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि घोड़े जो है वो आप देखेंगे कि आर्य जो थे वो घोड़े से परिचित थे, और हड़प्पा कालीन में हमें जो है वो घोड़ों के जो है वो साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि माने जाते हैं कि इनके जो है साक्ष्य वहां पे भी हमें देखने को मिले हैं। तो आप देखेंगे कि जो आर्य लोग थे वो मवेशियों का जो है वो प्रयोग करते थे, यानी कि पशुपालन का जो प्रयोग करते थे। घोड़े को वो पालते थे, घोड़ों से वो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। आप देखेंगे कि हमें दशराग युद्ध का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है, जो कि आप देखेंगे कि ऋग्वेद में हमें 10 राग जो है वो युद्ध का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो रावी नदी के तट पे जो है वो हमें 10 राग जो है वो युद्ध का हमें एक वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो घोड़े और रथों का जो है वो प्रयोग यह आर्य लोग करते थे, यानी कि भारत में घोड़े और रथों का जो है प्रयोग आर्य लोगों ने प्रारंभ किया था। आर्य लोगों ने जो है वो घोड़े और रथों का जो है वो प्रयोग प्रारंभ किया था, क्योंकि यही जो थे वो युद्ध में जो है वो ज्यादातर भाग लिया करते थे। तो हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो युद्ध होते थे वो कई प्रकार की चीजों के लिए होते थे। युद्ध कभी कभी छोटी छोटी बातों पे हो जाते थे, और कभी कभी जो युद्ध का जो हमें कारण देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा व्यापक देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी हम प्राचीन काल के युद्धों के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि प्राचीन काल के युद्ध, कालीन युद्ध, प्राचीन कालीन जो युद्ध है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें युद्ध का कारण देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है गाय के लिए। यानी कि आप देखेंगे गाय के लिए जो है हमें प्राचीन काल में सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए हैं वो गायों को लेकर हुए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल के राजा हैं उनका जो एक कह सकते हैं शासन जो था वह गायों के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि निर्भर था। आप देखेंगे कि राजा इसीलिए बनाए जाते थे, यानी कि राजा की जो नियुक्ति होती थी वो इसीलिए होती थी कि वो जो ऋषि मुनि हैं उनकी अगर गाय कहीं खो जाती थी, तो आप देखेंगे ऐसा भी हमें ऋग्वेद में वर्णन देखने को मिला है। एक ऋषि की जो है वो गाय खो जाती है, तो राजा जो है वो उसको ढूंढ करके वो खुद जाते हैं और उस गाय को ढूंढ करके जो है वो लाते हैं। तो हम इनके बारे में ये बातें जो है वह देखने को मिलती है कि गाय का जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके कारण गायों के लिए युद्ध होती थी। यानी कि आप देखेंगे कि हमें एक ऐसा ऋग्वेद में एक ऐसा डाकू का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिला है, जो कि गायों को जो है वो चुराता था। यानी कि गायों को चुरा करके जहां से चुरा करके दूसरी जगहों पे, जो दूसरे स्थानों पे जो है वो उनको बेचता था। तो उसका जो हमें वर्णन है वो हमें देखने को इस ऋग्वेद में जो है वो मिला है। तो हम अभी उसके ऊपर भी तो चर्चा करेंगे। अभी आगे हम देखेंगे कि जो शासक थी इसकी यहाँ पे स्थिति क्या थी, यानी कि जो शासक वर्ग था उसका इस काल में क्या स्थिति थी, तो हम ये भी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे जो युद्ध है वो गायों को लेकर हो जाती थी। दूसरा जो है वो चारागार के लिए युद्ध होता था। चारागार के लिए युद्ध होता था, यानी कि जो चारागार हमें देखने को मिलता है जहाँ पे गाय पशुओं को चराया जाता था, तो उस स्थान के लिए भी युद्ध हुए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए छोड़ा जाता है उस स्थान के लिए भी काफी बार युद्ध हुए हैं इस काल में। यानी कि चारागार के लिए भी युद्ध होता था, कि जो एक घास का मैदान था,
घास के मैदान पे पशुओं को चरने के लिए छोड़ा जाता था, उसके लिए भी कई बार हमें युद्ध जो है वह देखने को मिल जाते थे। और जो हमें तीसरा युद्ध देखने को मिलता है, तीसरा जो युद्ध का साक्ष्य देखने को मिलता है, जो हमें तीसरा युद्ध का साक्ष्य देखने को मिलता है वह है नदी की पानी के लिए। नदी पानी के लिए, नदी के लिए कह सकते हैं, नदी के पानी के लिए कह सकते हैं, यानी कि नदी के लिए भी युद्ध हुआ है और नदी के पानी के लिए भी युद्ध हुआ है। तो यानी इस काल में जो युद्ध की हमें मुख्य भूमिका देखने को मिलती है वो साम्राज्य विस्तारी साम्राज्य जो है उसको विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं हो रहे हैं, किसी की जान को बचाने के लिए युद्ध नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो युद्ध हो रहे हैं वो पशुओं के लिए हो रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे गाय के लिए युद्ध हो रहा है, फिर गाय के चारागार के लिए युद्ध हो रहा है, फिर गाय के चारागार के स्थान को अगर इन्होंने जीता तो जीतने के बाद जो है वो उनको पीने के लिए जो पानी है, पानी के घाट के लिए हो रहा है, घाट के तट, नदियों के तट के लिए युद्ध हो रहा है। तो ऐसे जो युद्ध है वो इस काल में जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि प्राचीन काल में जो हमें युद्ध का केंद्र देखने को मिलता है वो यही सब देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं, एक और पॉइंट आपको बता दूं कि जो युद्ध होते थे इनमें जो भी पक्ष विजयी होता था तो उनसे जो लूटी हुई राशि थी वह ज्यादातर जो है वो जो युद्ध में भाग लेते थे उनको दिया जाता था, और जो राशि बची होती थी वो वहां के जो है वो ऋषियों को जो है वो दान में दे दिया जाता था, क्योंकि ऋषि जो है वो काफी ज्यादा अनुष्ठान किया करते थे, उनको काफी ज्यादा जो है वो खर्च होता था, उनको जो है उस खर्च को जो है वहन करने के लिए जो है वो शासक वर्ग जो था वो ऋषियों को जो है वो दान में दे दिया करता था। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है कि चारागार का जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो इसी प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि युद्ध के जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो प्राचीन काल के, यानी कि मैं ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। जो ऋग वैदिक काल में युद्ध होते थे वो इन्हीं सभी के ऊपर होते थे, ना कि अपने साम्राज्य के लिए होते थे, ना तो साम्राज्य के युद्ध के लिए होते थे, ना तो कोई ऐसा। अब हम देखेंगे आगे हम बात करेंगे कि जो लोगों के नाम हैं और जो लोगों के नाम की विशेषताएं हैं हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जो हमारा चौथा पॉइंट है वह है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो हम शब्दों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो इस काल में हमें शब्द प्रचलित देखने को मिलती है वह इस शब्दों के आधार पर जो है उनकी विशेषता का जो है वो पता हमें चलता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है वो शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसा कि सबसे पहला, यानी कि आप देखेंगे शासक वर्ग से भी ज्यादा जो है वो उस समय जो प्रभावशाली हमें देखने को मिलता है वह है पुरोहित। पुरोहित जो कि धार्मिक कर्म कांड करवाता था, जो कि धार्मिक कार्य को करता था, शिक्षा देता था, लोगों को शिक्षा देने का कार्य उसका था। तो ऐसे तो तमाम चीज जो है वो पुरोहित अपने उस समय जो है वो ऋग वैदिक काल में करता था। पुराणों की रचना, ऐसी तमाम जो चीजें हैं, मंत्रों का संकलन और पूजा पाठ, धार्मिक कार्य जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चीजें जो है, पशुओं की पूजा, पशुओं की आरती, वनस्पति की पूजा, नदियों की पूजा, ऐसी तमाम जो चीजें थी इनको पूजा पाठ करवाने का जो है वो कार्य जो है वो पुरोहित उस समय में करता था। और पुरोहित के लिए जो है वो काफी ज्यादा सम्मान जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे हैं शासक। तो अब हम थोड़ी सी शासक, जैसा कि मैंने अभी आपसे वादा किया था कि हम शासक के ऊपर जो थोड़ी सी चर्चा है वो करेंगे। तो जो ऋग वैदिक काल के शासक थे उनकी क्या महानता थी, उनके बारे में क्या हमें जो पहलू है वो देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा जो है हम उनके ऊपर भी कर लेंगे कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उनके ऊपर हमें क्या क्या जानकारियां जो है वह देखने को मिलती है। जो पुरोहित वर्ग है वो हमें क्या क्या करता हुआ देखने को मिलता है, तो हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो उसके ऊपर भी करेंगे कि पुरोहित के बाद जो है वो शासक का क्या क्या हमें कार्य देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये जो नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमें शासक नाम देखने को मिल रहा है, यह सिर्फ नाम मात्र का ही शासक था। इसके पास ना तो कोई सत्ता थी, ना तो कोई सैनिक थे, ना तो कोई इसका एक धार्मिक कह सकते हैं कि एक प्रमुख जो है वो राज्य था। इस प्रकार की ऐसी कोई भी चीजें जो थी वो इनके पास नहीं था। यह जनता द्वारा जो है वो मनोनीत एक शासक होता था जिसके पास खुद की जो है वो कोई शक्ति नहीं होती थी, इसके पास खुद की शक्ति नहीं होती थी। आपको बता दूं कि एक ऐसा संस्था का हमें वर्णन देखने को मिलता है कि लोग जो है वो एक जगह पे बैठते थे और वहां पे जो है वो निर्णय किया करते थे कि किसको शासक बनाया जाए जो कि हमारी जो कि हमारा जो है वो देख रेख कर सके। देख रेख के लिए जो है या कह सकते हैं कि इस समय का जो शासक का कार्य था
वो सिर्फ और सिर्फ पहरेदार का था, यानी कि जो पहरेदार का कार्य है वो शासक करता था। किसी की गाय चोरी ना हो, किसी के घर पे लूट मार ना हो, किसी के साथ कुछ अन्यथा घटना ना घटे, तो वो सारे जो कार्यों का जो निगरानी करता था वो इस समय शासक करता था, जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि एक सबसे ज्यादा जो है वो मुख्य हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस समय जो है वो शासक का कार्य सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी का था, यानी कि चौकीदारी का कार्य जो है वो शासक करता था। हमें ऋग्वेद में ऐसे भी एक जगह पे वर्णन देखने को मिले है कि एक ऋषि है, उनका जो है गाय जो है वो खो जाती है, यानी कि गायों को ढूंढने का जो है वो कार्य वो शासक करता था। गायों को ढूंढ करके उनको जो है वह देता था, गायों को ढूंढ करके उनको ला करके उनको देता था। ऐसा जो कार्य है वो शासक वर्ग का जो कार्य है वह यह किया करता था, यानी कि शासक यह कार्य करता था। इसके पास कोई शक्ति नहीं थी, इसके पास कोई सैनिक नहीं थे, इसके पास कोई निश्चित भूभाग नहीं था, ऐसा कोई महल नहीं था कि जहाँ पे यह शासक रहता हो। जब युद्धों की बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये युद्ध हुए हैं, यानी कि जितने भी गाय के लिए, चारागार के लिए, नदियों के लिए जो युद्ध हुए हैं, वह सभी लोग मिलकर लड़ते थे, यानी कि नेतृत्व तो यही करते थे, यानी कि जो शासक थे इसके सबसे आगे जो है वो नेतृत्व तो यही करते थे, लेकिन इनके साथ जो लोग जाते थे वो उसी समाज के हुआ करते, यानी कि समाज के ही लोग थे, वह जाते थे युद्ध करने के लिए। इनको राजा कोई अपने पास से जो है वो निश्चित धनराशि जो है वो नहीं देता था। जो युद्ध में विजित किया जाता था उसके जो कुछ भाग थे वो लोगों को दिया जाता था, और बचे खुचे भागों को जो है वो ऋषियों को जो है वो दे दिया जाता था। ऐसा वर्णन जो है हमें प्राचीन काल में शासक के जो है वो देखने को मिलते हैं। हम ऋग्वैदिक काल के शासकों की जो है वो बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बात करी हमने इनके बारे में, शासक के बारे में और पुरोहित के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो हमें जो तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह हमें जन का देखने को मिलता है। जन का अर्थ होता है कि जनता। जन का सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य में निवास करने वाले जो लोग थे उन्हीं को जन कहा जाता था, जो कि एक समुदाय में एक साथ रहते थे, एक जगह पे पढ़ते थे, लिखते थे, सारी जो चीजें थी वो एक जगह पे करते थे। तो जन का असली अर्थ जो होता था वो होता था जनता। तो जनता से यानी कि लोगों से जो है वो जन बनता है, जन से जनता बनता है, यानी कि लोगों से जन बनते थे, जनता से इस प्रकार से जो है वो लोगों से जन, जन से जनता जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक और हमें जो है वो चौथा जो शब्द है वो देखने को मिलता है विश्व। विश्व कह सकते हैं, इनका जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें पता चलता है, यानी कि आप कह सकते हैं इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलता है विष और जन, विष और वैश्य, विष और वैश्य। आपको बता दूं कि विश्व और वैश्य का मतलब होता था, इनका सीधा सीधा हमें मतलब यह देखने को मिलता है कि विश्व जो थे वो विश्व थे, और वैश्य जो थे, विश्व और वैश्य का मतलब होता है कि व्यापार से संबंधित। जब व्यापार संबंधित लोग थे जो व्यापार किया करते थे, लोग घूम घूम कर जो है वो गांव में जो है अपने सामान और चीजों को जो है वह बेचा करते थे। इस प्रकार से हमें इनका जो है वो वर्णन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे चौथा, यानी कि पांचवा जो हमें शब्द देखने को मिलता है वह है आर्य। आर्य शब्द का आर्य शब्द का जो हमें अर्थ देखने को मिलता है, इसका मतलब यह है कि आर्य जो है वो यह जो पुरोहित वर्ग था, यानी कि पुरोहित वर्ग है, वो अपने आप को जो है वो आर्य कहा करते थे, आर्य कह करके जो है वो संबोधित किया करते थे। तो यह एक कह सकते हैं कि जो है एक पदवी जो है वो आर्य की हमें देखने को मिलती थी। आप देखेंगे कि जो इनकी महिलाएं होती थी, यानी कि पुरोहितों की जिनसे शादी होती थी, जो इनकी पत्नियां होती थी, वो अपने पति का नाम जो नहीं लेती थी, वहां पे उनको आर्य कह के संबोधित करते थे। अगर आप अगर रामायण देखें या महाभारत देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी पत्नियां रही हैं, जितने भी लोगों की पत्नियां रही हैं, वह अपने पति को जो है वो आर्य कह के जो है वो संबोधित करते हैं, यानी कि आर्य कह के संबोधित करते हैं। यह एक कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा वाला जो है वह शब्द हमें देखने को मिल जाता है। छठा हम देखेंगे, यानी कि छठा शब्द के ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे, जो हमें देखने को मिलता है दस्यु या दास। दस्तु या दास। दस्तु या दास। दस्तु का अर्थ होता है, यानी कि आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो दस्तु का अर्थ होता है वह होता है शत्रु से, यानी कि दस्तु जो है वो शत्रु कहा जाता था, लेकिन आगे चल करके यह जो है वो कन्वर्ट दास में हो गया, यानी कि यही शब्द जो है वो आगे चलकर जो है वो दास में कन्वर्ट हो गया। जो दास है वो दास है ऐसे
लोगों को कहा जाता था कि जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जो सैनिक बच जाते थे उनको दास बनाकर लाते थे, अपने यहाँ पे जो है वो कार्य करवाते थे। ऐसी जो सारी चीजें थी वो वो इन दासों से जो है करवाया जाता था। आगे चल करके यही हमें मुगल काल में जो है वो गुलाम का शब्द जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि यही दासों को जो है वो गुलाम कहा जाने लगा। यानी कि प्राचीन काल में जिनको दास कहा जा रहा है वही आप देखेंगे कि मुगल काल तक आते आते यानी कि जो हमें सल्तनत काल में जो है वो हमें इनको गुलाम कहकर जो है वो संबोधित किया जाने लगा था। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दस्तूर शब्द का हमें अर्थ देखने को मिलता है वह है दुश्मन, यानी कि शत्रु जो था, शत्रु को दुश्मन कहते हैं। तो दुश्मन आप देखेंगे कि दुश्मन और शत्रु जो है वो दस्तूर शब्द से निकला था, जो कि आगे चल के दास हुआ और दास से गुलाम हो गया। इस प्रकार से हमें जो है वो सारी चीजें जो है इनके बारे में देखने को मिलती है। यानी कि शब्द है जो काफी समय समय पर जो है वो परिवर्तित हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने इनके ऊपर। अब हम बात करेंगे इसका जो 5वां पॉइंट, यानी कि हमारे इस 5वें अध्याय का जो है हमारा 5वां पॉइंट है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि उसके ऊपर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है खामोश 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 प्रहरी प्रहरी महापाषाण काल। महापाषाण महापाषाण काल। आपको बता दूं कि जो जो ये खामोश प्रहरी है, खामोश प्रहरी आपको एक अभी मैं आपको जब बताऊंगा तब इसका जो है वो अर्थ आपको समझ आएगा। जब अभी आप इसके बारे में समझेंगे तब आपको यह चीजें इस शब्द का जो है वो अर्थ जो है वो समझ आएगा। आपको बता दूं कि प्राचीन काल में हम अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें, दक्षिण इतिहास की बात करें तो जो हमें पाषाण काल युग हमें देखने को मिलता है दक्षिण भारत में, वहां पे हम देखेंगे कि महापाषाण काल का मतलब है कि जो कब्र प्राचीन काल में जो हमें कब्र देखने को मिले हैं, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि यह जो एरिया है वह है दक्षिण भारत का। तो हम इस पहले बता दूं कि ये जो सारे चीजें हैं, ये सारा प्रकरण जो है वह दक्षिण भारत के सेंटेंस में है। दक्षिण भारत। तो हम दक्षिण भारत के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत के ऊपर है कि खामोश प्रहरी और महापाषाण काल, यानी कि जो महापाषाण काल है तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए चलेंगे कि हमें इसमें क्या क्या जानकारियां जो है वह देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे जो खामोश प्रहरी का हमें वर्णन देखने को मिला है तो वो यह है कि आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल के जो पाषाण काल के हमें कब्र देखने को मिले हैं दक्षिण भारत के, आप समझ लीजिए जितनी बात मैं कह रहा हूँ वो सारी की सारी दक्षिण भारत से ही रिलेटेड। तो दक्षिण भारत में जो हमें कब्रें जो हैं वह देखने को मिली हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से जो है वह घेराकृत किया गया है। यानी कि आप मान सकते हैं कि अगर ये कब्र है या एक कब्र है तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक दीवार जो है वो पहाड़ों का जो है वो बनाया गया है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ जो है वो ला करके इनको इससे बाउंड्री किया गया है, घेरा गया है। और घेरने के बाद जो है वो एक बड़े विशाल इतने ही आकार के जो है बड़े कह सकते हैं कि बड़े पत्थर से जो है वो इसको ऐसे ढक दिया गया है ऊपर से, यानी कि ऊपर से जो है वो इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है, यानी कि उसको ऐसे छा दिया गया है। बगल बगल जो है वो बड़े बड़े पत्थरों को जो है वो लगाया गया है और उसके ऊपर से जो है वो इसको ऐसे बड़े पत्थर से जो है उसको छाया कर दिया गया है और उसके अंदर जो है वह कब्र दिया गया है। और इन पाषाण काल के बीच में जो है इस कब्र में दफनाए गए व्यक्ति के जो चीजें वो जो सामान हमें देखने को मिले हैं, जो वस्तुएं देखने को मिली है वो उनको यहीं पे जो है वो रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो महापाषाण काल का, यानी कि जो महापाषाण काल हमें नाम देखने को मिलता है वो इन्हीं बड़े बड़े जो है पत्थर, कम से कम 5-5, 7-7 फीट के जो हमें पत्थर देखने को मिले हैं, यानी कि महापाषाण पत्थरों के कारण ही इनको जो है वो महापाषाण काल यानी कि महापाषाण काल कब्र कह सकते हैं, कब्र जो है वो इनको बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिलता है। आपको समझ आ रहा होगा कि जो खामोश प्रहरी यानी खामोश प्रहरी जो पत्थर होते हैं वो बोलते नहीं है तो वो खामोश रहते हैं। तो खामोश प्रहरी यानी कि जो कब्र है उसके चारों तरफ जो है वो पहरा देने वाले जो है वो पत्थर खड़े कर दिए गए हैं और उसके ऊपर से जो है एक बड़ा पत्थर जो है वो लगा दिया गया है। तो ऐसा वर्णन जो है वो हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है कि खामोश प्रहरी और महापाषाण यानी कि बड़े बड़े महापाषाण लगाए गए हैं और बीच में जो है वो कब्र जो है वो बना दी गई है। तो इस प्रकार से हमें महापाषाण काल के बारे में यह सारी जो जानकारियां हैं वह देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि यह जो कब्र है, ये कब्रों के पास में जो है वो जो व्यक्ति दफनाया जाता था उसकी जरूरत की सारी चीजें जो अपने जीवन में वो उपयोग करता था
वो सारी चीजें जो है वो वहां पे रख दी जाती थी। इसलिए रखी जाती थी कि ऐसी उनकी मान्यता थी कि अगले जन्म में या फिर कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में जाकर के इन सभी वस्तुओं का जो है वो उपभोग करेंगे, इन सभी वस्तुओं का जो है वो उन सभी वस्तुओं को जो है वो भोगेंगे। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके एक साधना के रूप में जो है वह देखने को मिल जाती है। यह लोग ऐसे मान्यता जो है वो प्राचीन काल में भी रखते थे कि लोग जो है वो पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते थे, या स्वर्ग जैसी चीजों पर भी विश्वास करते थे कि लोग इन सभी वस्तुओं को स्वर्ग में अपने साथ लेकर जाएंगे और वहां पे इन चीजों का जो है वो उपभोग करेंगे। कई जगहों पे ऐसा मिला है कि खाना बना करके यानी कि भोजन पका करके जो है वो कब्रों के पास रखा गया है, ताकि लोग जो व्यक्ति मरा हुआ है, जो जिसकी मृत्यु हो गई है, वह इन भोजन को स्वर्ग में जाके खा सके, या नेक्स्ट जन्म में जब वो पैदा हो तो वह अपना खाते हुए पैदा हो। ऐसी जो धारणा है वो हमें इनकी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि छठा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है। तो हमने महापाषाण काल के बारे में समझा, महापाषाण काल के बारे में जो सारी बातें थी हमने उसको समझा, उनके बारे में जो सारी बातें थी हमने उनको देखा कि हमें क्या क्या इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती है। हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए जो है वह हम आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि हमारा जो छठा पॉइंट है वह है कि लोग की सामाजिक समानताएं के बारे में कैसे पता करते थे। लोगों की सामाजिक जो हमें समानताएं असमानताएं जो हमें देखने को मिली हैं, लोगों की सामाजिक असमानताएं असमानताएं यानी कि जो लोगों की असमानताएं हमें देखने को मिली है, हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि लोगों को आप देखेंगे कि लोग जो है वो हमें तीन वर्गों में प्राचीन काल में भी देखने को मिले। यानी कि आप देखेंगे इनके कब्रों से पता चलता है कि लोग गरीब हैं कि अमीर है कि मध्य वर्ग के हैं। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो इसी काल में जो है वो पता चल जाती है। आप देखेंगे कि इन मध्य वर्ग यानी कि अमीर परिवार कह सकते हैं, उच्च वर्ग यानी कि अमीर कब्रें। अमीर कब्रों से हमारा यह आशय है, यानी कि अमीर कब्रों से हम यह आशय कर सकते हैं कि जो लोग हैं ऐसे कब्रों के साथ हमें कई आभूषण और उनके कह सकते हैं कि बहुमूल्य जो रत्न थे जो वो पहनते थे यानी कि पहनते होंगे, वो उन सभी चीजों को जो है वो कब्रों के पास रखा जाता है। ऐसा जो हमें मान्यता देखने को मिली कि यह व्यक्ति काफी ज्यादा जो है वह धनी रहा होगा, यह व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा जो है वह धनी रहा होगा। इस कारण से इसने अपने कब्र के पास जो है वो इतने सारे स्वर्ण इतने सारे आभूषण जो है वह रखे हुए रखा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण से ऐसा माना जाता है कि यह जो व्यक्ति है वो काफी ज्यादा अमीर रहा होगा। कुछ जगहों पे जो है वो हमें यानी कि मध्य वर्ग के पास जो है हमें एक नाम मात्र की कुछ चीजें जो है वह देखने को मिले हैं, यानी कि नाम मात्र के कुछ उपकरण जैसे कि थाली लोटा ऐसे तमाम चीज जिनमें वो खाना खाते थे भोजन करते थे, उनके पहनने के कुछ वस्त्र जो है उनकी कुछ जो पसंदीदा जो व्यंजन है, कुछ ऐसे जो चीजें हैं उनका जो हमें साक्ष्य यानी कि भोजन का साक्ष्य जो है वो हमें इनके यहाँ से जो है वो प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे गरीब वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय जो गरीब वर्ग ऐसा माना जाता है कि जो गरीब वर्ग है उनके पास जो है वो हथियार संबंधित जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिले, यानी कि जो हथियार हैं जिनसे वो शिकार करते थे, जैसे मछली पकड़ना, जानवरों को मारना, अखेट करना, चिड़ियों को पकड़ना, ऐसे तमाम जो चीजें जो वो करते थे, तो उनके पास उनकी वो सारी चीजें जो है वो हमें हथियार के रूप में जो है वो देखने को मिले हैं। यानी कि आप देखेंगे इनके जो सारी चीजें हैं वो कब्रों के पास हमें ये सारी चीजें जो है वो प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोगों में हमें उस समय भी जो है वो असमानताएं जो है वह देखने को मिली हैं, कि जो कि अमीर और गरीब के बीच में जो हम अच्छी तरीके से जो है वह डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों से बीच में यानी किसी जो मध्य वर्ग है इनमें से कई के पास जो है हथियार ही मिले हैं, हथियार और कुछ स्वर्ण चीजें भी मिली हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास दोनों चीजें जो थी वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि कुछ मुद्राएं भी देखने को कुछ धातुएं भी देखने को मिली हैं, कुछ ऐसे कीमती पत्थर भी यहाँ पे इनके पास जो है वो देखने को मिले। तो ऐसा कहा जा सकता है इनके पास औजार भी थे और धातुएं भी थी। तो इस कारण से यह व्यक्ति जो था वो मध्य वर्ग का जो था हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम इसके ऊपर जो है वो आगे जो है वो चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी हमें कब्र जो है वो देखने को मिले हैं जो कि ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के जो लोग हैं वह दफनाए गए हैं। तो अब हमारा जो 7वां पॉइंट है वो उसी के ऊपर आधारित है, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा 7वां पॉइंट है 5वें अध्याय का जो हमारा 7वां पॉइंट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ कब्र गाहें खास परिवार के लिए थी,
कुछ कब्र गाहें गाहें कुछ महत्वपूर्ण जो परिवार थे उनके लिए थी, जो परिवार थी यानी कि आप देखेंगे कि जो खास परिवार थी उनके लिए थी। परिवार के लिए ये थी। कुछ कब्र जो ऐसी थी जो कि खास परिवार के लिए हमें देखने को मिलती। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा हमें इसके बारे में क्यों पता चला कि यहाँ से कुछ हमें खास परिवार की ही चीजें मिली हैं। तो आपको बता दूं कि जो यहाँ से हमें कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो हमें यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनमें हमें ऐसा जानकारी जो है वो देखने को मिली है कि यह लगभग सभी यानी कि यह एक परिवार के थे। इनके पास एक ही प्रकार की मुद्राएं, एक ही प्रकार के जो धातु हैं वो हमें देखने को मिली है। सेम टू सेम सारी चीज इट इज वैसे ही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो एक सफेद रंग का जो है वो अंकन हमें देखने को मिला है, यानी कि सफेद रंग का एक चिन्ह जो है वो बनाया गया है, जिसके आधार पे पता किया जा सकता था कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई शासक वर्ग का व्यक्ति अगर मृत्यु हुआ, किसी शासक वर्ग का कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक ही जगह पे हमें सारे शाही जो शासक हैं, जो सारे उनके परिवार के लोग हैं, सारे परिवार के मेंबर्स हैं, उनका जो है वो कब्र हमें वहीं पे देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं जो कबीला हमें देखने को मिलता है, जो हमें कबीला देखने को मिलता है, तो कबीले के जो स्वामी होते थे, कबीले के जो स्वामी थे, उनके बाद जो उनके परिवार में उनके लोग जब मरते थे, उनको यहीं पे लाके जो है वो दफनाया जाता था। यानी कि यहीं इस कबीले यहीं पे एक ही जगह पे जो है वह दफनाया जाता है। यानी कि एक ही जगह पे हमें कई कब्रों के जो है वह साक्ष्य देखने को मिले हैं, और उनके पास जो चीजें भी हमें मिली है इट इज वैसे ही है जैसे एक के पास है, वैसे ही सारी चीजें, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो वैसे ही सारी चीजों उनके पास हमें देखने को मिली है। और उनके जो कब्र है उनपे हमें सफेद रंग के कुछ अंकन भी देखने को मिले हैं, जो कि सभी कब्रों पे सेम सेम मिलता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं उस पर एक ऐसा प्रतीक बनाया गया है कि यह जो कब्र है वह किसी खास इंसान के लिए है। यहाँ पे खास इंसान के लोग, यहाँ पे खास समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पे आकर के उनकी जो मृत बॉडी है उसको यहीं पे ही जो दफनाया जाएगा। तो ऐसा जो हमें इनके बारे में जो है वो पता चलता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह सारी जानकारी देखने को मिल जाती है कब्रों के बारे में। अब हम देखेंगे जो हमारा 8वां पॉइंट है, 8वें पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 8वें पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि इनाम गांव के बारे में हमें जो है वो पता चलता है। इनाम गांव एक विशेष व्यक्ति और एक कब्र। इनाम गांव, इनाम इनाम गांव, इनाम गांव में हमें एक विशिष्ट ऐसी कब्र मिली है जिसके बारे में हमें इसमें चर्चा करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। आपको बता दूं कि यह जो इनाम गांव है वो हमें भीमा की सहायक नदी जो घोड़ है, घोड़ के किनारे एक जगह है, वहां पे जो है वह देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे कि एक भीमा है, भीमा के किनारे एक हमें नदी देखने को मिलती है, भीमा की एक सहायक हमें नदी देखने को मिलती है, घोड़, घोड़ के किनारे जो है वह यह जगह, यह स्थान जो है वह स्थित है। और यहाँ से हमें एक ऐसी कब्र जो है वह देखने को मिली है जहाँ पे एक ही कब्र, एक ही जगह पे वह दफनाया गया है, और जो कब्र दफनाया गया है उसके पास हमें काफी जो समृद्धि है वह देखने को मिली है। वो एक घर के अंदर दफनाया गया है, यानी कि घर शव जो है वह सीधा लिटा करके और उत्तर की तरफ उसका सिर करके जो है वह दफनाया गया है। यानी कि दक्षिण की तरफ पैर है और उत्तर की तरफ उसका सिर हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जैसे हमें आज हिंदू धर्म में देखने को मिलता है, कोई भी व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो उसका पैर जो है वो दक्षिण की तरफ रखा जाता है और सिर जो है वो उत्तर की तरफ रखा जाता है। इट इज वैसे ही हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें इनके बारे में यह जानकारियां जो है वो देखने को मिलती हैं कि यह लोग जो है किस प्रकार से जो है वो शासन वहाँ पे कब्र जो है वो हमें देखने को मिली है। आपको बता दूं कि यह जो कब्र है वह एक ही घर के अंदर दफनाया गया है, और यह जो घर है ऐसा अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिली है। जहाँ पे कब्र दफनाया गया है वहां पे अगल बगल जो है वो अनाज का एक बड़ा गोदाम जो है वो हमें देखने को मिला है। यानी कि जो ये कब्र दफनाया गया है जहाँ पे एक बड़ा अनाज का गोदाम देखने को मिला है, और यह जो घर है जब पूरे गांव को बीचे बीच जो है वो स्थित है, और गांव की जो स्थिति है, जो घर की स्थिति है वो काफी ज्यादा समृद्ध है। इसमें 4 हमें कमरे देखने को मिले हैं और कई ऐसी चीजें जो देखने को मिली है वो काफी समृद्ध है। यानी कि ऐसा माना जा सकता है या फिर यह कब्र किसी व्यापारी की रही हो जो कि एक उस गांव का वरिष्ठ व्यापारी रहा हो, या फिर यह
कब्र किसी धनी व्यक्ति की रही हो जो कि यहाँ पे इट इज राजा की तरह जो है वह जीवन जीता हो, क्योंकि यहाँ पे जो ठाट बाट हमें देखने को मिले हैं वो कुछ इसी प्रकार से जो है वह देखने को मिले हैं। ये तो बात करी हमने इनाम गांव के बारे में, यानी कि जो इनाम गांव था इसके ऊपर जो है हमने चर्चा कर लिया। और यहाँ पे हम कुछ अब देखेंगे लोगों के बारे में, यानी कि कुछ लोग जो है वो काम धंधे क्या करते थे, तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। ये तो हमने इनाम गांव पे जो हमें कब्र मिले थे हमने उसके ऊपर चर्चा करी, कब्र में हमें क्या क्या मिला, उसके पास की क्या क्या बातें थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी। अब हम थोड़ा सा इसके यहाँ पे देखेंगे यहाँ के लोग काम धंधे क्या करते थे। काम धंधा काम धंधा जो है वो क्या करते थे, तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ के जो लोग थे वो कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे। और यहाँ के लोग आप देखेंगे कि इन्होंने कई ऐसे चीजों का जो है वो संग्रह कर रखा था, जैसे कि बेल, खजूर, जामुन, ऐसे हमें तमाम चीजों के जो है वो साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जीवन को जीने के लिए वो काफी चीजों का जो है वो संग्रह करते थे, यानी कि काफी चीजों का जो है वो संग्रह करते थे और पशुओं का मांस खाते थे और उसको बेचते भी थे, यानी कि हमें बूचड़ खाने का भी साक्ष्य देखने को यहाँ से मिला है। और यहाँ से हमें कई जानवरों के जो है वो हड्डियों के जो है वो अवशेष देखने को मिले हैं। कई जानवर ऐसे हैं जिनके सर नहीं है, सर की बॉडी नहीं है, कुछ के पैर नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक बूचड़ खाने यानी कि लोगों के कह सकते हैं कि जानवरों के जो मांस है, मांस का जो है वो यहाँ पे जो है वो बेचा जाता था, मांसों को काट करके बेचा जाता था, पशुओं को काट करके जो है वो बेचा जाता था। ऐसे जो साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिले हैं, क्योंकि काफी भारी मात्रा में हमें यहाँ से जो है वो हड्डियों की यानी कि जानवरों की हड्डियों का जो है वो अवशेष जो है वो प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमने इन सभी के बारे में बात कर ली, यानी कि जो हमारा 5वां अध्याय था कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, तो हमने इसके ऊपर जो है वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली। हमने प्राचीन काल के जो वेद थे यानी कि किताबों के बारे में देखा, हमने कब्रों के बारे में देखा क्या क्या विशेषताएं हमें कब्रों की मिली, हमने दक्षिण भारत के कब्र को देखा, इनाम गांव के कब्र को देखा, और जो हमें कब्र में क्या क्या बातें जो है वो देखने को मिली हमने उनके बारे में देखा, राजा के बारे में देखा, जो ऋग्वैदिक कालीन के राजा थे, शासक थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, तो हमने उनके ऊपर जो है वो चर्चा करी। यानी कि आज का जो हमारा क्लास था वो पूरी तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट जो था उसको हमने पूरी तरीके से इट इज वैसे ही वैसे जैसा था वैसा हमने कर लिया। कुछ चीजें हमने ऊपर से ऐड करी, कुछ चीजें हमने जो पढ़ने की योग्य नहीं थी उसको छोड़ दी। इस प्रकार से हमने सारी चीजों का जो है वो संग्रह करते हुए आगे बढ़े। तो कुछ हमने शब्दों का जो है वो प्रयोग किया, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमें पहला शब्द देखने को मिला है वह वेद देखने को मिला है। तो वेदों के बारे में बताया कि वह जो वेद है वह 4 वेद हमें देखने को मिले हैं, यानी कि 4 वेदों के ऊपर जो है वो हमने चर्चा किया। उसके बाद हमें प्रार्थना शब्द जो है वो देखने को मिला, यानी कि जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्यों करी जाती थी, भगवान से अपने आयु के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना की जाती थी, उनके लिए यज्ञ किया जाता था, ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। तीसरा जो शब्द है वो हमारा भाषा है, यानी कि भाषा के ऊपर हमने चर्चा करी। जो हमारा संस्कृत भाषा है, हमारे भारत में बोले जाने वाले भाषाओं के बारे में देखा, एशिया में बोले जाने वाले जो भाषाएं थी, जो प्रमुख भाषाएं थी, हमने उसके ऊपर चर्चा करी। तो इस प्रकार से हमने भाषा के ऊपर जो है वो सारी बातें जो है वो कर ली। उसके बाद हमने रथों के बारे में मैंने बताया आपको, जहाँ पे हमें रथों का प्रयोग देखने को मिलता है कि आर्य घोड़ों के और घोड़ों के रथों के जो प्रयोग करते थे, तो हमने उसके ऊपर जो है वह चर्चा करी कि रथ के प्रयोग क्यों किए जाते थे, युद्धों के लिए किए जाते थे, युद्ध क्यों किए जाते थे, युद्ध इन सभी चीजों के लिए किए जाते हैं, यानी गाय के लिए किए जाते थे। जब गाय कोई डाकू चोरी करके ले जाता था तो शासक जो था वो उन गाय को छुड़ाने के लिए वो उनसे युद्ध करने के लिए जाता था। जगहों के लिए युद्ध होते थे, जो चारागार जगह थी, जो स्थान था, मैदान था, उसके लिए होती थी। पशुओं को पानी पिलाने के लिए घाटियों के लिए युद्ध होती थी, जहाँ पे पशु पानी पीते थे उनके घाटियों के लिए युद्ध होती थी, यानी कि पानी के लिए युद्ध होता था। ऐसी तमाम चीजों के जो युद्ध है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमने यज्ञों की बात की, युद्ध क्यों किए जाते थे, तो यज्ञों के बारे में मैंने आपको बताया जो यज्ञ है वो क्यों किए जा रहे हैं, यज्ञों में क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिली है, हमने उसके ऊपर जो है वह चर्चा करी। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें चौथा यानी कि हमें छठा शासक जो हमें शब्द देखने को मिला वो था हमारा शासक। तो हमने शासक के ऊपर जो है एक पूरी तरीके से जो है वो बातें कर ली कि शासक क्या करता था, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, तो मैंने इन सभी के ऊपर जो है वह चर्चा आपको करते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद हमने दास और दस्तू के बारे में जो है वो बताया कि आप देखेंगे कि जो हमें दस्तू जो है वो देखने को मिलता है वो प्राचीन काल में उसका अर्थ होता था शत्रु, जो कि आगे चलकर दास का मतलब यह हो गया कि शत्रु को जो जब युद्ध लड़ते थे तो वहां से जो शत्रु को पकड़ के लाते थे उसको ये अपना दास बना लेते थे, तो उनको उनके लिए जो है वो दास शब्द का जो है प्रयोग होने लगा।
और उसके बाद आप देखेंगे कि यही जो है वो संतुलन काल में हमें गुलाम शब्द से जो है वो संबोधित करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यानी कि यही दास हैं जिनको दस्तू कहा गया था, जो कि दुश्मन कहा गया था, उनको दास बनाया गया, दास से फिर उनको गुलाम बना लिया गया, गुलाम से फिर उनसे चाकरी करवाई जाने लगी। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने महापाषाण के बारे में देखा, जो मैंने आपको बताया कि महापाषाण के बारे में, यह महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों के कारण इनको महापाषाण कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो है वो कब्रों का निर्माण किया गया, उनके बगल बगल चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए और उनके ऊपर से छावनी के लिए जो है बड़े पत्थर लगाए गए, इसलिए इनको महापाषाण काल के कब्र जो है वो कहा गया है। यह दक्षिण भारत में पाए गए, ऐसा भी बात मैंने आपको बताया, यहाँ पे यह दक्षिण भारत में जो है वह पाए गए थे। उसके बाद हमने देखा कब्रों के बारे में, कंकाल के बारे में, मैंने आपको कब्रों के बारे में बताया, कब्र किस किस प्रकार के थे, कोई सामाजिक भी हमें कब्र देखने को मिले, नीचे वर्ग ऊंची वर्ग के भी हमें कब्र देखने को मिले, हमने उसके ऊपर भी चर्चा करी कि हमें कौन कौन से कब्र कहाँ कहाँ पे देखने को मिले हैं। हमने इनाम गांव के बारे में बात करी, जो इनाम गांव था वहां पे हमें क्या क्या चीजें जो है वह देखने को मिली। हमने इस प्रकार से इस पूरे अध्याय को जो है वो एक अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक रहेगी, और हम आज की क्लास का जो एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए जो है वो लेकर आए हैं। तो हम आज देखेंगे कि आज की किताब, आज के काल में जो यानी कि आज के समय में जो हम किताबें पढ़ते हैं और उनका जो है वो ऋग वैदिक काल से जो है वो कैसे भिन्न है, यानी कि जो ऋग वैदिक काल की किताबें होती थी उनसे कैसे भिन्न है। इस बात का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप चाहें तो इसको कमेंट सेशन में जो है इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि आज की जो हम किताबें पढ़ते हैं वो हमारी जो ऋग वैदिक काल की किताबें हैं उनसे कैसे भिन्न है, हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। आप चाहें तो अपने जो सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे हम मुझे भेज सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप लिंक मैंने दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट करके अपना ये सुझाव जो है वो भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो मुझसे किसी भी प्रकार से जो है वो कमेंट कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर से कांटेक्ट कर लें। इस प्रकार से मैंने आज की क्लास को आप सभी को पूरी तरीके से जो है वो समझा दिया, पढ़ा दिया। कल की क्लास जो होगी वो हमारी ठीक 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, चाहे कभी भी हो सकती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा क्लास का शेड्यूल है वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि काफी जो शेड्यूल है मेरी चेंज होते रहते हैं, कभी 10-5 मिनट इधर उधर होता रहता है। तो आप चाहें तो इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके बारे में जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।